नमस्कार मित्रों। मैं आपका मित्र और मार्गदर्शक राजेश शुक्ला आप सभी का इंसेप्शन 2.0 पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मित्रों, सोशल साइंस की आज की क्लास में मैं एक अन्य मुद्दे पर आपसे बात करने जा रहा हूं और वो आपका टॉपिक है चित्रकलाएं। प्राचीन भारतीय इतिहास का हम सब अध्ययन कर रहे हैं, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें प्राचीन इतिहास के विषय में जानकारी के जो स्रोत हैं, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को जानने के जो सोर्सेज हैं, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज यानी पुरातात्विक स्रोत। और भारतीय इतिहास को जानने के जो पुरातात्विक स्रोत हैं, उनमें चित्रकलाओं की भी गणना की जाती है। पेंटिंग्स भी हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। तो अभी हम लोग इसी विषय पर बात करेंगे। तो चलिए आ जाते हैं मुद्दे पर। हमारा आज का टॉपिक है चित्रकलाएं। चित्रकलाएं। देखिए, जब हम पेंटिंग्स की बात करते हैं, चित्रकलाओं की बात करते हैं, तो इन्हें भारतीय इतिहास के स्रोतों के तौर पर इंडियन हिस्ट्री में सोर्सेज के रूप में क्यों काउंट किया जा रहा है? क्योंकि इनसे भी हमें बहुत कुछ जानने को मिला। क्योंकि जो चित्र बनाए जाते हैं, जो पेंटिंग्स तैयार की जाती हैं, वो कहीं ना कहीं मानव जीवन के ही विविध पक्षों से जुड़ी होती है। वो ह्यूमन लाइफ के डिफरेंट डोमेन से ही रिलेटेड है। हो सकता है रिलीजन के पार्ट से रिलेटेड हो, धर्म से जुड़ी हुई बातें हो सकता है कुछ सांस्कृतिक बातें इसमें यहाँ पर चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया हो, या आम जनजीवन की बातों को इसमें चित्रों के माध्यम से उकेरा गया हो। तो चित्रों के माध्यम से भी जीवन के विविध विषयों को सामने रखने की कोशिश होती है, और इसीलिए पेंटिंग्स भी अपने आप में एक सोर्स है। अब भारत में चित्रकला का इतिहास बहुत पुराना है। खासकर अगर हम भारत में चित्रकला की शुरुआत की बात करें, पेंटिंग्स के बिगनिंग की बात करें, तो हमें प्री हिस्टोरिक एज से ही ये पेंटिंग्स दिखाई देती। प्राग ऐतिहासिक काल से ही चित्रकला का विकास दिखाई देता। प्राग ऐतिहासिक काल के कुछ चित्र अलग अलग शेल्टर्स में, गुफाओं में हमें प्राप्त हुए हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में भोपाल से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर भीमबेटका की गुफाओं से चित्र मिले। तो हम जिन चित्रों की बात करने जा रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में, उसमें यहां पर तीन सबसे महत्वपूर्ण नाम लिया जा सकता है। तो कौन कौन से तीन महत्वपूर्ण है? तो इसमें एक नाम तो हम शामिल कर सकते हैं भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाओं के चित्र। केप्स पेंटिंग। भीमबेटका। फिर इसी तरीके से अगर देखा जाए तो अजंता की गुफाओं से जो चित्र मिले, यानी अजंता। अजंता के पेंटिंग्स। और फिर इसी तरीके से बाघ की गुफाओं से मिले चित्र।
बाघ, बाघ के पेंटिंग्स ये तीन सबसे अहम है। प्राचीन भारत के इतिहास में अगर चित्रकलाओं की बात की जाए, पेंटिंग्स की बात की जाए, तो उसमें इन तीन का स्थान सर्वोपरि है। यहां से जो चित्र मिले हैं वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में देखे जाते हैं, क्योंकि हमें भीमबेटका की गुफाओं में भले ही रेखा चित्रों के रूप में कुछ चित्र मिले हों, यानी कि वो एक तरीके से स्केच के रूप में बनाए गए, लेकिन वो प्राग ऐतिहासिक मानव के विषय में जानकारी के बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। प्री हिस्टोरिक मैन की लाइफ कैसी थी, इसको जानने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भीमबेटका की गुफाओं के चित्र है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाओं से मिले चित्र। पेंटिंग्स ऑफ भीमबेटका केव। भीमबेटका केव्स। एक तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि ये जो भीमबेटका है कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में भोपाल के पास। मध्य प्रदेश भोपाल के निकट। भोपाल के निकट। दूसरी चीज ध्यान रखिए कि ये प्राग ऐतिहासिक काल के चित्र हैं। प्राग ऐतिहासिक काल के चित्र माने जाते हैं। इसमें प्राग ऐतिहासिक काल के चित्र हैं, प्री हिस्टोरिक एज की पेंटिंग्स हैं। प्राग ऐतिहासिक काल के चित्र हैं। इसमें आप देखेंगे कि आरंभिक मानवों के जीवन के बारे में चित्र बनाए गए हैं। आरंभिक मानव, आरंभिक मानव जीवन का चित्र प्रदर्शित किया गया इसमें, जिसमें यह दिखाया गया है कि वो आखेट करके जीवन यापन करता था, यानी वो आखेटक था। इस तरह की थीम पर ये पेंटिंग्स बनाई गई हैं। अर्ली ह्यूमन लाइफ के बारे में हमें इससे जानकारी मिलती है। जिसमें हंटिंग करते हुए उसे दिखाया गया। हंटिंग एंड फूड गैदरिंग उसके लाइफ का एक पैटर्न था। तो प्राग ऐतिहासिक काल के जीवन के विषय में हमें भीमबेटका की गुफाओं से जो चित्र मिले हैं जानकारी मिलती है। इन चित्रों को एक धरोहर के तौर पर देखा गया है, एक हेरिटेज के तौर पर देखा गया, और इसीलिए यूनेस्को ने इसे अपनी साइट में भी शामिल किया। ये यूनेस्को की जो साइट्स हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, उनमें इसे शामिल किया गया है। यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल किया है। इसे पुरास्थल के रूप में अपने विश्व विरासत सूची में शामिल किया। वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में इसे भी इंक्लूड किया। यूनेस्को आप जानते हैं यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है जो कल्चरल फील्ड में, साइंटिफिक फील्ड में एक ऑर्गेनाइजेशन रूप में काम करती है, और इस तरह के पुरानी धरोहरों को, विरासत को बचाने के लिए यहाँ पर
उनका संरक्षण के कुछ प्रभावशाली कदम उठाती है, तो यूनेस्को ने इसे अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया। अब ऐसे ही हम दूसरा देखते हैं, अजंता के चित्र। अजंता की गुफाओं से मिले चित्र। अजंता केप्स पेंटिंग। तो सबसे पहला तथ्य तो ध्यान रखिए कि ये महाराष्ट्र राज्य में प्राप्त हुए हैं। अजंता महाराष्ट्र में है। ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है अजंता के ये चित्र। अगर हम इनकी खोज की बात करें, खोज, डिस्कवरी, तो इनकी खोज हुई थी 1819 में, 1819 में। और इसके खोजकर्ता थे सर जेम्स अलेक्जेंडर। सर जेम्स अलेक्जेंडर ने इसके बारे में पता लगाया था। सर जेम्स अलेक्जेंडर ने इसे 1819 में खोजा। अब इसकी एक खास बात देखें कि यहां से बहुत सारी गुफाएं अवशेष के रूप में पाई गई हैं। इसमें पहले 29 गुफाओं में चित्र मिले थे। 29 गुफाओं में चित्र बने थे, लेकिन उनमें से ज्यादा नष्ट हो गए। अब आप देखेंगे केवल कुछ ही ऐसी गुफाएं हैं जिनमें ये चित्र सुरक्षित हैं। तो अब केवल 7 गुफाओं के चित्र बचे हैं। अब केवल 7 गुफाओं के चित्र बचे हैं। इनमें भी एक खास बात आप देखेंगे कि जो ये गुफाएं बनाई गई, जो ये चित्र बनाए गए, इनमें से कई ऐसी हैं जो गुप्त काल में बने। इनमें से इनमें से कुछ गुफाएं गुप्तकालीन हैं। गुप्तकालीन है। गुप्ता एज से हैं। ये गुप्ता एज से रिलेटेड है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो गुफा संख्या 16, 17 और 19, इनको गुप्तकालीन माना गया है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कुछ गुफाएं वातापी के चालुक्य वंश के शासक, वातापी के चालुक्य डायनेस्टी के शासक
पुलकेशिन द्वितीय के समय बनाए गए। पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाए। इनके समय बनाए गए ये। तो पुलकेशिन सेकंड ऑफ वातापी चालुक्य डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी। पुलकेशिन सेकंड जो वातापी के राजा थे चालुक्य डायनेस्टी के, इनके समय में भी कुछ गुफाएं बनाई गई। खासकर गुफा संख्या 1 और 2 को देखा जाए, और ऐसे ही आप पाएंगे कुछ गुफाएं इसमें वो वाकाटक वंश के राजाओं के समय बनी। कुछ गुफाएं वाकाटक वंश के शासन काल में बनी। तो वाकाटक डायनेस्टी, वाकाटक डायनेस्टी के समय भी कुछ गुफाएं इसमें बनाई गई। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो अजंता की गुफाएं मिली हैं ये मुख्यतः 3 राजवंशों से संबंधित है, गुप्ता, चालुक्य एंड वाकाटक। तो गुप्त, चालुक्य और वाकाटकों के समय इन गुफाओं का निर्माण किया गया। अब इनमें आप पाएंगे जो चित्र बनाए गए हैं उनमें से ये चित्र के जो विषय हैं, अगर विषयों की बात करें, सब्जेक्ट या थीम की बात करें, तो इसमें हिंदू धर्म के चित्र भी मिलेंगे, हिंदू धर्म से संबंधित चित्र है, और बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र हैं। बौद्ध धर्म, विशेषकर महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित चित्र। तो इस तरीके से जब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, विषय की बात करते हैं, तो इसमें देखते हैं हिंदू रिलीजन से रिलेटेड भी पेंटिंग्स है और इसमें बुद्धिज्म से रिलेटेड भी पेंटिंग्स है। खासकर महात्मा बुद्ध के जन्म से जुड़ी जो घटनाओं का वर्णन मिलता है, जिन्हें जातक कथाएं कहते हैं, जातक कथाएं, इनमें से कई कथानकों पर चित्र बनाए गए। जातक स्टोरीज, जातक स्टोरीज पर बेस्ड है इनमें से कई चित्र। जैसे एक मरणासन राजकुमारी का चित्र मिला है, महात्मा बुद्ध के चित्र मिले हैं, या फिर इसी तरीके से आप देखेंगे कि कुछ महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं का चित्र मिला। जैसे महाभिनिष्क्रमण, उन्होंने ग्रह त्याग किया, तो ग्रह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया, जो आगे आप पढ़ने वाले। तो महात्मा बुद्ध ने जब घर छोड़ा तो बौद्ध धर्म में उस घटना का जिक्र महाभिनिष्क्रमण के रूप में आता है, उसमें भी संबंधित चित्र बनाए गए। तो ये अजंता के चित्र थे। ऐसे ही अब आते हैं, देखते बाघ की गुफाओं से जो चित्र मिले।
बाघ के पेंटिंग्स की अगर हम बात करें, तो इसमें हम क्या देखते हैं? सबसे पहले तो मध्य प्रदेश में ये ग्वालियर के पास बाघ नामक स्थान से मिले। ग्वालियर के पास नियर टू ग्वालियर बाघ नाम की जगह से हमें ये पेंटिंग्स मिली हैं। ये भी आप देखेंगे गुप्तकालीन है, गुप्तकालीन चित्र मिलते हैं ये। फिर इसके साथ साथ अगर हम इसके खोज की बात करें, इसके डिस्कवरी की बात करें, तो 1818 में डेंजर फील्ड ने इसकी खोज की। डेंजर फील्ड ने इसकी खोज की। इसमें आप पाएंगे मानव के सामान्य जीवन, लौकिक जीवन से जुड़े चित्र मिलते हैं। लौकिक जीवन से संबंधित चित्र, से संबंधित चित्र मिलते हैं। यानी मैटरलिस्टिक लाइफ से रिलेटेड पेंटिंग्स बनाई गई, आम जनजीवन के लोगों से जुड़ी हुई चीजें यहां पर चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित की गई। जैसे मनुष्य के लौकिक जीवन से संबंधित मनोरंजन से जुड़े हुए चित्र हैं। संगीत और नृत्य का प्रदर्शन किया गया, जिसमें संगीत और नृत्य पर चित्र बनाया गया। म्यूजिक और डांस से रिलेटेड पेंटिंग्स मिलती हैं। तो यह दिखाता है कि कहीं ना कहीं मानव जीवन में किस तरह से सांस्कृतिक तत्वों का समावेश था, जिसमें ललित कलाओं के प्रति भी लोगों में रुचि थी। ये हमें बाघ की पेंटिंग से पता चलता है। और वैसे भी आपको मैंने बताया था, सांस्कृतिक विकास की दृष्टि से, कल्चरल प्रोग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो गुप्त काल को इसीलिए भारत का स्वर्ण युग कहा गया। खासकर प्राचीन कालखंड में इसे एंशिएंट इंडिया का क्लासिकल एज माना जाता है। तो ये चित्रकलाओं के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी। तो जो पुरातात्विक स्रोतों की हम लोग बात कर रहे थे, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की बात कर रहे थे, उसमें चाहे अभिलेख हो, चाहे सिक्के हो, चाहे स्मारक हो, चाहे चित्रकलाएं हो, या कोई कोई अन्य कलाकृतियां हो, अदर स्कल्पचर्स हो, ये सब हमें कहीं ना कहीं प्राचीन भारतीय इतिहास और मानव जीवन के विविध पक्षों के विषय में जानकारी देती। तो ये था आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। अब जरा बात करते हैं लिटरेरी सोर्सेस पर। तो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के साहित्यिक साधन को जरा देखा जाए।
तो इस तरीके से प्राचीन भारतीय इतिहास के जो अध्ययन स्रोत हैं उसमें अब हम बात करेंगे साहित्यिक स्रोतों की। साहित्यिक स्रोत यानी लिटरेरी सोर्सेज की। और लिटरेरी सोर्सेज में आप सबको ये पहले ही मैंने बताया था कि इसके अंतर्गत भी हम दो कैटेगरी रख सकते हैं। एक कैटेगरी है जिसे हम कहते हैं देसी साहित्य। देसी साहित्य यानी इंडिजिनस लिटरेचर। इंडिजिनस लिटरेचर। और इसी तरीके से एक है विदेशी ग्रंथ। विदेशी ग्रंथ, फॉरेन टेक्स्ट। फॉरेन टेक्स्ट, इनमें हम दो चीजों को शामिल कर सकते हैं। अब जब हम देसी साहित्य की बात करते हैं तो इसमें फर्दर डिवीजन हमें मिलता है, इसके अलावा भी विभाजन मिलता है। जैसे इसमें आप देखेंगे एक है धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य यानी रिलीजियस टेक्स्ट। रिलीजियस टेक्स्ट। और एक है धर्मेतर साहित्य। धर्म से इतर। धर्मेतर साहित्य या जिसको लौकिक ग्रंथ कहा जाता है। लौकिक ग्रंथ कहा जाता है यानी नॉन रिलीजियस टेक्स्ट। नॉन रिलीजियस टेक्स्ट या फिर जिसको सेकुलर वर्क्स कहा जाता है। सेकुलर वर्क्स, इसको शामिल करते। तो देसी साहित्य में हमें धर्म के विषय से जुड़े हुए साहित्य मिलते हैं और धर्म से इतर भी यानी नॉन रिलीजियस टेक्स्ट भी मिलते हैं। जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, धर्म से वास्ता नहीं है। कल्हड़ की रास तरंगड़ी है, धर्म से वास्ता नहीं है। तो ऐसे ग्रंथ भी हमें इतिहास में स्रोतों के रूप में मिलते हैं। ऐसे ही बहुत सारे विदेशी यात्री भारत में यात्रा पर आए, वो चाहे डिप्लोमेटिक बनकर आए, चाहे डिप्लोमेट्स बनकर आए, डिप्लोमेटिक ट्रेवलिंग पर थे, डिप्लोमेटिक विजिट पर थे, या चाहे इंडिपेंडेंटली रिलीजियस पर्पस में पिलग्रिम्स के लिए आए हो, तीर्थ यात्रा के लिए आए हो। जैसे सेल्यूकस निकेटर का एम्बेसडर बनकर मेगास्थनीज आया और इधर हाहियान और ह्वेनसांग जैसे चीनी यात्री आए। तो उनके जो यात्रा विवरण है, जो उनके यात्रा वृतांत है, जो उनकी ट्रैवलिंग बुक है, उससे भी हमें भारत के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। तो इसीलिए इन्हें भी हम भारतीय इतिहास के स्रोतों में गिनते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं धार्मिक साहित्य। धार्मिक ग्रंथ की बात की जाए, रिलीजियस टेक्स्ट की बात करें। अब धार्मिक ग्रंथों में भी हम क्या देखते हैं कि इसमें भी तीन अलग अलग कैटेगरी बनाई जा सकती है, खासकर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के रिस्पेक्ट में। जैसे एक हिंदू धर्म ग्रंथ। हिंदू धर्म ग्रंथ, हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट। हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट। फिर इसी तरीके से अगर देखा जाए तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट यानी बौद्ध धर्म के ग्रंथ। बुद्धिस्ट टेक्स्ट।
और फिर इसी तरीके से जैन ग्रंथ, यानी जैन टेक्स्ट। अब जब हम हिंदू धर्म ग्रंथों की बात करते हैं, हिंदू धर्म के ग्रंथों की बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत हम पाते हैं कि मुख्यतः दो प्रकार की कैटेगरीज हैं। एक है वैदिक साहित्य, एक को वैदिक साहित्य कहते हैं, यानी वैदिक लिटरेचर या वैदिक टेक्स्ट, और एक को वैदिकोत्तर साहित्य कहते हैं। वैदिकोत्तर साहित्य, नॉन वैदिक टेक्स्ट, नॉन वैदिक टेक्स्ट। अब जब यहां पर हम वैदिक ग्रंथों की बात करेंगे, वैदिक साहित्य की बात करेंगे, तो इसमें फर्दर और भी कैटेगरीज हो सकती हैं। तो जरा वैदिक साहित्य को देखें। वैदिक लिटरेचर, इस पर बात करें तो वैदिक साहित्य के अंतर्गत चार वेद, प्रत्येक वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, प्रत्येक वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, इनको शामिल किया जाता है। यानी फोर वेदास, ब्राह्मण टेक्स्ट ऑफ ईच वेदास, ब्राह्मण टेक्स्ट ऑफ ईच वेदास, अरण्यक, एंड उपनिषद। ये चीजें वैदिक साहित्य के अंतर्गत शामिल हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वैदिक साहित्य के कुल चार भाग, इसके चार भाग हैं, यानी इसके फोर पार्ट हैं। तो फोर पार्ट कौन कौन से हैं? तो एक तो इसमें हो गए वेद, एक इसमें उनके हो गए ब्राह्मण, एक हो गए इसमें आरण्यक, और एक हो गए इसमें उपनिषद। इन्हीं को, इनके हम चार भाग कह सकते हैं वैदिक साहित्य के। अब जरा वेदों की बात करें। वेद, तो वेद ये संस्कृत के विद धातु से बना है, विद धातु से बना शब्द है, इससे लिया गया। यानी जो रूट वर्ड है इसका, रूट वर्ड अगर देखा जाए तो वो है विद। संस्कृत लैंग्वेज से इसका रूट वर्ड है
संस्कृत वर्ड है विद, और इसी की लिटरल मीनिंग होती है, विद का अर्थ होता है ज्ञान, यानी नॉलेज। तो किस तरह का ज्ञान है इसमें? तो आप पाएंगे कि इसके अंतर्गत ईश्वरीय ज्ञान दिया गया है। ईश्वरीय ज्ञान, डिवाइन नॉलेज इसमें दी गई है। इसमें डिवाइन नॉलेज दी गई है। ऋषि मुनियों ने अपने आत्मबल से इस ज्ञान को अर्जित किया और उसी पर वेदों का संकलन किया गया। ये किसी मनुष्य की रचनाएं नहीं, ये ईश्वरीय रचनाएं मानी गई। और शायद यही कारण है कि वेदों को कहा जाता है नित्य और अपौरुषेय। इन्हें नित्य और अपौरुषेय कहते हैं। तो नित्य और अपौरुषेय का मतलब यहां पर यह है कि ये ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा, शाश्वत है, ये इमॉर्टल है। जब तक ये वर्ड है तब तक यहाँ पर ये ज्ञान अस्तित्व में है, और इसीलिए इसे नित्य कहा गया, जो शाश्वत बना रहे, जो इमॉर्टल रहे। और पुरुषे मतलब ये कोई मैन मेड नॉलेज नहीं है, मनुष्य द्वारा रचित नहीं है, ये ईश्वरीय ज्ञान का समावेश है। इसमें डिवाइन नॉलेज कंटेन करते हैं। इसके साथ साथ वेदों के लिए एक टर्म और यूज होता है, इसे श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। इसे श्रुति साहित्य भी कहा जाता है, यानी सुनकर लिखा गया, सुनकर लिखा गया। श्रुति लिटरेचर श्रुति लिटरेचर तो श्रुति लिटरेचर का मतलब हो गया कि हम सुन करके कोई रचना तैयार कर रहे हैं। जैसे आज भी स्कूल लेवल पर बच्चों को जब डिक्टेशन लिखाया जाता है तो उसे श्रुति लेख कहते हैं। तो इसका मतलब कि उस समय आर्यों में, ये आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ है वेदों में ऋग्वेद, अभी उस पर बात करेंगे। तो यहां पर मैं यही कह रहा हूं कि वेदों को सुनकर क्यों लिखा गया, क्योंकि उस समय लिपि का विकास नहीं हुआ, स्क्रिप्ट डेवलप नहीं हुई थी। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये ज्ञान सुन करके पहुंचा, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ये ट्रांसफर हुआ नॉलेज, तो बाय लिसनिंग मेथड, लिसनिंग प्रोसेस, सुना करके ये ज्ञान आगे बढ़ा, और इसीलिए इसको श्रुति लिटरेचर भी कहा जाता। अब नोटिस करें तो वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो इनकी कुल संख्या है 4। 4 वेद, 4 वेदास, जिसमें से पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद, और चौथा है अथर्ववेद। तो 4 प्रमुख वेद हैं। इसमें से जो ऋग्वेद है वो आप देखेंगे
आर्यों का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ इसे ही माना गया। ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ आर्यन। और प्रत्येक वेद में अलग अलग विषयों की चर्चा मिलती है। इसमें अलग अलग सब्जेक्ट मैटर दिए गए हैं। जैसे अगर हम ऋग्वेद की बात करें, तो एक तो मैंने कहा ये आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ है। इसका सीधा मतलब क्या हुआ? सबसे पहले इसे रचा गया, सबसे पहले रचित। आगे चलकर इसे लिपिबद्ध करने का काम किसने किया? लिपिबद्ध किया या इसका संकलन किसने किया? कंपाइलेशन। कंपाइल्ड बाय। तो माना जाता है कि इसका संकलन किया था महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने। महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने, जिनका दूसरा नाम पड़ा वेद व्यास। वेद व्यास। तो वेद व्यास ने इसे कंपाइल किया। इसमें अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि देवताओं की प्रार्थना के मंत्र दिए गए हैं। इसमें देवताओं की प्रार्थना के मंत्र दिए गए। इसमें देवताओं की प्रार्थना के मंत्र हैं, यानी मंत्राज ऑन प्रेयर ऑफ गॉड। इसमें आप देखेंगे तो कुल मिलाकर 10,580 मंत्र दिए गए। 10,580 मंत्र हैं और इन्हीं मंत्रों के संग्रह को सूक्त कहा गया। सूक्त को सूक्ता कहा गया या हाइमन्स कहा गया। इसका मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। अब जब हम सूक्तों की काउंटिंग करते हैं जो इसमें सूक्त दिए गए, तो ये 1028 सूक्त है। 1028 हाइमन्स है, सूक्ताज है। इन सभी सूक्त को आप देखेंगे जो संकलित किया गया वो अलग अलग मंडलों में बांटा गया है। तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। कुल 10 मंडलों में विभाजित है। 10 मंडलों में विभाजित है। डिवाइडेड इन 10 मंडल।
मंडल्स यहाँ चैप्टर है एक तरीके से। अब इसी तरीके से आप देखेंगे कि इसके तीसरे मंडल में, एक बहुत महत्वपूर्ण सूक्त दिया गया है, उसी का नाम है गायत्री मंत्र। यानी इसी तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र दिया गया, जिसके रचयिता माने जाते हैं महर्षि विश्वामित्र। महर्षि विश्वामित्र, यानी महर्षि विश्वामित्र ने इसकी रचना की, गायत्री मंत्र। अब गायत्री मंत्र के संदर्भ में एक बात और जान लीजिए कि ये सूर्य की उपासना से संबंधित है। वर्शिप ऑफ सन। ऐसे ही अगर आप देखें तो इसमें 10वां मंडल भी बहुत महत्वपूर्ण है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त दिया गया है। पुरुष सूक्त, ये पुरुष सूक्त क्या है? तो पुरुष सूक्त अगर आप देखें तो इसमें वर्ण सिस्टम दिया गया, वर्ण व्यवस्था। आर्यों का समाज 4 वर्णों में बटा था, उसके विषय में जानकारी हमें यहां से मिलती है। तो वर्णास के बारे में हमें पुरुष सूक्त से जानकारी मिलती है, जो ऋग्वेद के 10वें मंडल में। तो आदि पुरुष ब्रह्मा के शरीर के विभिन्न अंगों से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों की उत्पत्ति हुई, इसकी व्याख्या यहां पर की गई है। फिर इसके साथ साथ यहां आप देखेंगे कि जो ऋग्वेद के मंत्रों का गायन करने वाले पुरोहित होते थे, मंत्रों का गायन करने वाले पुरोहित सभी वेदों के अलग अलग प्रीस्ट होते थे। तो जो ऋग्वेद के मंत्रों का गायन करते थे, इसे संग करते थे, इनको कहा जाता था होत्र। इनको होत्र कहा जाता था। तो ये तो हो गए ऋग्वेद। अब आते हैं ऐसे सामवेद। सामवेद देखते हैं। सामवेद में जो शाम का अर्थ है, आसाम का अर्थ देखा जाए तो इसका मतलब होता है गायन, सिंगिंग। और इसी बेस पर यह माना जाता है कि सामवेद में मंत्रों का गायन दिया गया, मंत्रों का गायन। तो यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्र हैं, गाए जाने वाले मंत्र इसमें दिए गए। सामवेद में यज्ञ के अवसर पर जो गाए जाने वाले मंत्र थे, उनका संकलन मिलता है। मंत्रास जो संग किए जाते थे एट द टाइम ऑफ सैक्रिफाइसेस। इसीलिए सामवेद को यह माना जाता है कि इसमें
आर्यों की संगीत के प्रति जो रुचि थी इसका प्रदर्शन है। इसमें संगीत के स्वरों का उल्लेख मिलता है। संगीत के 7 स्वर इसमें दिए गए। सारे गामा पाधानीसा जो आप पढ़ते हैं विद्यालय स्तर पर, स्कूल लेवल पर, संगीत के टीचर ने आपको पढ़ाया होगा। सारे गामा पाधानीसा, वो आपने यहां पर स्रोत अगर देखा हो, इसका रूट अगर जानने का प्रयास किया हो, तो इसका जवाब है सामवेद। यहां से इसका रूट जोड़ा जाता है। यही कारण है कि सामवेद को संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ भी कहा जाता है। संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ है ये, ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑन म्यूजिक। फिर इसके बाद यजुर्वेद अगर हम देखें, यजुर्वेद तो इसमें यज्ञ जैसे कर्मकांड दिए गए। यज्ञ जैसे कर्मकांड, रिचुअल्स लाइक यज्ञ या सैक्रिफाइसेस, तो यज्ञ जैसे कर्मकांड इसमें मिलते हैं यजुर्वेद में। दूसरी चीज जो सामवेद है, इनके मंत्रों को जो गाने वाला पुरोहित था उसको उद्गाता कहा जाता था। उद्गाता। तो उद्गाता वो पुरोहित होते थे जो सामवेद के मंत्रों को गाते थे, और ऐसे ही यजुर्वेद के मंत्रों को जो गाने वाला पुरोहित था उसे अध्वर्यु कहा जाता था। अध्वर्यु। फिर इसी तरीके से अगर हम अथर्ववेद की बात करें, अथर्ववेद, तो अथर्ववेद सबसे अंत में रचा गया। इसकी रचना सबसे अंत में हुई। इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो इसमें जादू टोना, तंत्र मंत्र, या आयुर्वेद संबंधी जानकारी दी गई। आयुर्वेद संबंधी जानकारी। तो अथर्ववेद में आप पाएंगे ब्लैक मैजिक के बारे में, या फिर डिमोन्स को कंट्रोल करने के लिए, स्पिरिट को कंट्रोल करने के लिए कुछ मंत्रास के बारे में, मेडिसिन संबंधी नॉलेज इसमें दी गई। अथर्ववेद के मंत्रों को जो गाने वाले पुरोहित थे इनको ब्रह्म कहा जाता था। इनको ब्रह्म कहा गया। फिर यजुर्वेद के बारे में ध्यान रखिए, इसके 2 भाग हैं। एक को शुक्ल यजुर्वेद कहते हैं, एक को कृष्ण यजुर्वेद कहते हैं। तो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद इसके 2 पार्ट हैं। शुक्ल यजुर्वेद को एक और नाम दिया जाता है, इसको वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है।
वाजसनेयी संहिता भी कहा गया है इसे। शुक्ल यजुर्वेद को। अब इसके साथ साथ यहां पर एक और वर्ड आपको देखने को मिलेगा, वो है वेद त्रयी। वेद त्रयी, ये वेद त्रयी क्या है? तो त्रयी शब्द संस्कृत से है, इसका मतलब कि तीन। तो यहां पर तीन वेदों का सम्मिलित नाम है, ये तीन वेदों का सम्मिलित नाम है। तो इसमें कौन कौन से तीन वेद शामिल हैं? तो इसमें ऋग्वेद शामिल है, प्लस सामवेद शामिल है, प्लस यजुर्वेद शामिल। यानी इसमें अथर्ववेद शामिल नहीं है। इन्हीं तीनों वेदों का जो कंबाइंड नेम है, जो सम्मिलित नाम है, वही है वेद त्रयी। इसी को वेद त्रयी कहा जाता है। तो ये वेदों के बारे में आपको कुछ बेसिक जानकारी मैंने दी। ऐसे ही वैदिक स्रोतों पर कुछ और भी नॉलेज हम लोग अगली क्लास में गेन करेंगे, और उसके बाद नॉन वैदिक लिटरेचर पर बात करूंगा। फिर इसके बाद यहाँ सेकुलर लिटरेचर या लौकिक ग्रंथों पर बात करूंगा, और फिर हम फॉरेन टेक्स्ट या विदेशी ग्रंथों पर बात करेंगे। यह आपका प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों का अध्याय है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, नियमित रूप से पढ़े लिखें, और जब तक सफलता ना मिल जाए तब तक अपनी पढ़ाई लिखाई की निरंतरता बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।